Hello and welcome to Serious Economics. Okay, let's continue the other parts which remain in previous video of research aptitude. Okay, and before starting this class, I want to clarify in the last video where I explained type 1 and type 2 error. Kindly skip that part and go for a short video where I made, because it's kind of confusing. I am not able to clear the concept while teaching type 1 and type 2 error clearly on previous video. That's why I'm requesting you guys to see the short video. Okay, so let's begin. Sampling method. Okay, so what is sampling method? Sampling method, simply before sampling method, just revise the last part of previous video where I messed up here also. Okay, so basically research design and validity and reliability. Okay, so I want to explain in a short that research design मतलब जो है, रिसर्च डिजाइन का मतलब है रिसर्च का ब्लूप्रिंट. ठीक है, प्लान मतलब ब्लूप्रिंट प्लान. रिसर्च डिजाइन मीन्स रिसर्च का ब्लूप्रिंट प्लान. क्या कलेक्ट करेंगे, कैसे, कब, किससे, सबसे पहले डिसाइड करते हैं. ठीक है, ये है रिसर्च डिजाइन. एक ब्लूप्रिंट प्लान है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या कलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, किससे करेंगे. ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं. ये है रिसर्च डिजाइन. ठीक है, टाइप्स याद करने के लिए सिंपल ये याद रखो कि एक्सपेरिमेंटल जो है सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये कॉज इफेक्ट के लिए यूज होता है. ठीक है, एंड केस स्टडीज जो रॉबर्ट येन ने दी है 1984 ने, उन्होंने डिफाइन किया है कि एक यूनिट का डीप स्टडी. केस स्टडी मीन्स एक यूनिट का डीप स्टडी. एंड ग्राउंडेड थ्योरी जो ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने 1967 में दी है, डाटा से थ्योरी बनती है. ठीक है, ये उन्होंने दिया है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है, एक्सपेरिमेंटल पूछता है यूजीसी नेट में अक्सर करके, केस स्टडी, ओके, एंड द ग्राउंडेड थ्योरी वन. और लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है, अगर समझ आ जाए तो. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर रिसर्च डिजाइन एंड दिस. अब वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी. ये वैलिडिटी मीन्स सही चीज मेजर कर रहे हो क्या. ठीक है, ये वेइंग मशीन का मैंने एग्जांपल लिया है, आप जाके देख सकते हो. और रिलायबिलिटी मीन्स बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है क्या, ये हम देखते हैं. ठीक है, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी. ठीक है, ये है. उसके बाद आते हैं हम सैम्पलिंग मेथड पे. सो सैम्पलिंग मेथड में सैम्पलिंग मतलब पूरी क्लास में से कुछ स्टूडेंट को चुन लेना. ठीक है, और उनके थ्रू पूरी क्लास के बारे में जानना, यही होता है सैम्पलिंग. ठीक है, पूरी क्लास में से कुछ लोगों को चुन लिया और कुछ सैंपल्स उठा लिया और पूरी क्लास के बारे में जनरल थ्योरी बना दी. ठीक है, अब ठीक है, इसमें से दो बड़े कैटेगरी आते हैं. पहला एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. ठीक है, सैम्पलिंग में दो आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब ये देखो, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में भी जो है ना मेथड है. अगर मान लो तुमने इतना सारा मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रिसर्च ही करने का ना, कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, करके फिर हम करेंगे क्या एंड में. ठीक है, ये सारी चीजें, ये पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, यूनिटी यही है कि आप रिसर्च के बारे में जानो, रिसर्च कैसे करोगे, एक रिसर्चर कैसे परफॉर्म करता है, आप एक रिसर्चर बने हुए थे कैसे करोगे, यही जानना है. ठीक है, तो ये जो है, ये जो हम स्टेप्स पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में, कि हम सैंपल लेंगे, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उन्हीं को हम यूनिट वाइज डिटेल में देख रहे हैं. तो ये उसी में से एक है, जब सैम्पलिंग मेथड चुनना. ठीक है, कि हम कौन सा सैंपल मेथड चुनेंगे अपने लिए. अगर हमने कोई हाइपोथेसिस बना ली, हम उसका जो है सैंपल क्या चुनेंगे, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी. तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम प्रोबेबिलिटी चुनेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी. तो होती क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हर एक, इसमें क्या होता है कि हर एक को चांस मिलता है. ठीक है, एवरीवन गेट चांस. ठीक है, और हर एक को चांस मिलता है और ये जनरलाइजेबल होता है. ठीक है, और इसमें सैम्पलिंग एरर कैलकुलेट हो सकती है. ठीक है, 3 कीवर्ड याद रखना है प्रोबेबिलिटी में, कि हर एक को चांस मिलता है. ठीक है, एवरीबडी गेट चांस. एंड सेकंड इसमें कीवर्ड क्या है, सेकंड कीवर्ड है जनरलाइजेबल है. ठीक है, जनरलाइजेबल है. एंड थर्ड कीवर्ड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, कि इसमें सैम्पलिंग एरर जो है
कैलकुलेट हो सकती है, सैम्पलिंग एरर जो है कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है वो ये है कि इसमें रिसर्चर डिसाइड करता है, ठीक है, इसमें रिसर्चर बायस होता है, रिसर्चर डिसाइड करता है, ठीक है। एंड नॉट जनरलाइजेबल, ये जनरलाइजेबल नहीं होता, जनरलाइजेबल नहीं होता है। और तीसरा, ये एरर कैलकुलेट नहीं होती है इसमें, ठीक है, एरर कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक है, नॉट, ठीक है। तो तीन हमें कीवर्ड मिल गया, प्रोबेबिलिटी के, नॉन प्रोबेबिलिटी के। चलो मैंने मान लिया, मैंने चुना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। मैंने अपने सर से बोला सर मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड चुनूंगी, तो सर ने कहा ठीक है चुन लो, पर अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में तुम क्या चुनोगी। तो आई वाज लाइक सर इसमें भी है क्या ऑप्शंस, तो सर भी लाइक हाँ इसमें भी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में भी। आप सारी तरीके का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं चुन सकते। तो कौन कौन से ऑप्शन मेरे को मिले, पहला मिला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा मिला सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा मिला स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चौथा मिला क्लस्टर सैम्पलिंग एंड पांचवा मिला मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। एक ये भी ऑप्शन मेरे पास था कि मैं मल्टीपल स्टोरेज कंबाइनिंग अबव मेथड, मतलब मैं सारे मेथड जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को उसको अप्लाई करके अपना रिसर्च करूँ, ठीक है, जैसे कि लार्ज नेशनल सर्वेज एंड एनएसएसओ, ठीक है। सर ने बोला कि देखो लास्ट ऑप्शन ये है कि तुम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तुम करना चाहती हो, सब मिला के इस मेथड चुनना चाहती हो, तो ये जो है ये एग्जाम्पल फिर उन्होंने दिया, तो फिर मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया कि ये तो लार्ज नेशनल सर्वे एनएसएसओ मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे की जाती है, मेरा रिसर्च तो इतना नहीं है, ठीक है। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये हो गई, ठीक है। तो फिर सर मुझे समझाते हैं, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को देखो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि लॉटरी सिस्टम होती है, सबको इक्वल चांस मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ अप्लाई होता है, होमोजीनियस पॉपुलेशन पे, स्मॉल एन पे, मतलब स्मॉल एन मतलब स्मॉल पॉपुलेशन साइज पे, ठीक है। स्मॉल एन मतलब मीन्स स्मॉल सैंपल साइज या पॉपुलेशन साइज जहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये होमोजीनियस पॉपुलेशन पे और स्मॉल एन पे अप्लाई होती है। तो मुझे लगा कि अच्छा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये स्मॉल पॉपुलेशन तो ले रही है साइज, ठीक है, ये तो मेरे लिए बढ़िया है, बट मैं और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो फिर सर ने बताया चलो, पर ये इसमें एक केस ये था कि ये होमोजीनियस पॉपुलेशन, होमोजीनियस पॉपुलेशन मतलब एक तरह की ही कम्युनिटी या एक तरह की ही मतलब मुझे आइडेंटिकल चीज मिलेगी, पर मेरा रिसर्च हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पे था। फिर मैं सर से कहती हूँ कोई ऐसा भी है क्या मेथड, सर बोलते हैं चलो आगे का ऑप्शन दिखाती हूँ। तो आगे ऑप्शन हम एक्सप्लोर करते हैं, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पे आते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हर केथ यूनिट, ठीक है, हर केथ यूनिट, हर केथ एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है। अब देखो केथ मतलब क्या, देखो सिंपली मीन्स कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मीन्स एक सिस्टम फॉलो होती है इसमें। और कैसे सिस्टम फॉलो होती है, जैसे कि आप जो है निकालते हो के, ये जो एन है ये पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है, और जो स्मॉल एन है ये सैंपल है, ठीक है। तो आप पॉपुलेशन एंड सैंपल को डिवाइड करने के बाद केथ यूनिट निकालते हो। तो जब आप ये केथ यूनिट निकालते हो अपने सैम्पलिंग फ्रेम में से, तो आप हर एक जब सेलेक्ट करते हो एवरी केथ यूनिट, ठीक है, इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद, तो ये क्या हो गई, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, हर केथ यूनिट निकाल रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ट किसके लिए होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, लार्ज पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये भी नहीं चलेगा, ये तो ठीक था पर इसमें होमोजीनियस पॉपुलेशन था, ये भी मुझे नहीं चाहिए। फिर सर ने बोलते हैं चलो ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए एक्सप्लोर करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें क्या हो रहा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में कि ग्रुप बनाना है, ठीक है, फिर हर ग्रुप से रैंडम सैंपल्स लेने हैं, ठीक है। और ये किस चीज के लिए बेस्ट है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, ठीक है। मेरा एम मीट हो गया, मुझे तो इसी पॉपुलेशन के लिए चाहिए था, ठीक है, जिससे कि सारा रिप्रेजेंटेशन हो जाए, प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल दोनों हो सकता है इसमें, पर मुझे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए, तो आई बी लाइक सर मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैं ग्रुप में डिवाइड कर सकूँ, रैंडम सैंपल चुन सकूँ, ठीक है, डिवाइड इनटू स्ट्रेटा, ठीक है। फिर सर कहते हैं लेकिन लास्ट ऑप्शन भी एक बार देख लो। तो मैंने कहा बताइए। तो क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है कि डिवाइड इनटू क्लस्टर्स मींस इसमें क्या होता है, नेचुरल ग्रुप, इसमें नेचुरल ग्रुप लेते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल हुआ, विलेज हुआ, ठीक है, फिर उनके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक।
तो फिर जब मैंने यहाँ से ये समझा तो मुझे लगा मुझे तो कॉस्ट इफेक्टिव भी देखना है, ठीक है, और क्लस्टर सैम्पलिंग भी इसी तरह का है बस, और ये तो और अच्छा है कि हम इसको नेचुरल ग्रुप में जाके कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लस्टर सैम्पलिंग ले रही हूँ, ठीक। तो ये हो गया सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप। क्या समझा हमने? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसमें लॉटरी सिस्टम होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जिसमें हम kth एलिमेंट निकालते हैं, स्ट्रेटिफाइड मतलब ग्रुप बनाते हैं, फिर हर ग्रुप से रैंडम लेते हैं सैंपल्स, ठीक है, और ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए स्ट्रेटिफाइड सही होती है, और सिंपल किसके लिए? होमोजीनियस के लिए, ठीक है। एंड द नॉट और लास्ट वन जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग जो कि नेचुरल ग्रुप के लिए होती है। डन। मेरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सारी डाउट्स ओवर, ठीक है। मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चुनी और उसमें से मैंने ऑप्शन अपना स्ट्रेटिफाइड चुन लिया, और सॉरी क्लस्टर चुन लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मेरी फ्रेंड की डाउट। वो कहती है कि मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड चुनूंगी। तो सर बोलते हैं ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड चुन लो, पर उसमें भी मेथड्स हैं, उसमें भी तुमको पिकअप करना पड़ेगा 4-5 ऑप्शन में। तो उसने भी कहा कि सर आप मुझे समझा दीजिए, मैं अपने डाटा के हिसाब से ऑप्शन चुन लूंगी। सर पहला ऑप्शन बताते हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो मिलेगा वो लो, सबसे ज्यादा बायस सैम्पलिंग ये है, ठीक है। whoever इज रेडली अवेलेबल, जो भी रेडली अवेलेबल हो और चीपेस्ट हो, ठीक है, वो तुम ले लो। ये हाई बायस है और ना ही ये रिप्रेजेंटेटिव है सैम्पल कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। इसका नाम ही है कन्वीनियंस, आराम से करो, ठीक है। तो ये जो सैम्पलिंग है, तो मेरी दोस्त बोलती है नहीं नहीं अब ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आता है परपेजिव सैम्पलिंग, परपेजिव और जजमेंटल। तो रिसर्चर डिसाइड करता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में ये अक्सर होता है, ठीक है। तो रिसर्चर जो है अपना जजमेंट देता है और सेलेक्ट करता है मोस्ट यूजफुल यूनिट्स यहाँ पे, ठीक है, जजमेंटल और परपोजिव में, ठीक है, परपोजिव में, ठीक है। तब इसमें जो है लिमिटेशन क्या है? सब्जेक्टिव है और रिसर्चर का बायस आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो रिसर्च कर रहा है उसका अपना ओपिनियन आ जाएगा, ठीक है। ये परपोजिव एंड जजमेंटल सैम्पलिंग है, ठीक। तो इसे ये भी ठीक नहीं लगता है, ठीक है। तो फिर आते हैं कोटा सैम्पलिंग पे, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग में क्या है? कोटा फिल करो, नॉन रैंडम स्ट्रेटिफाइड रहेगा, ठीक है। ये नॉन रैंडम वर्जन है स्ट्रेटिफाइड का। जैसे जो स्ट्रेटिफाइड था वो क्या था? हमारा ग्रुप बना के हम रैंडम सैंपल लेते थे, ठीक है, रैंडम लेते थे। बट यहाँ पे क्या है? ग्रुप बना के नॉन रैंडम लेंगे, ठीक है। नॉन रैंडम ये कोटा के हिसाब से फिल होगा, ठीक है। नॉन रैंडम सिलेक्शन विद इन स्ट्रेटा ग्रुप में ही नॉन रैंडम सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, तो इसको कोटा सैम्पलिंग भी नहीं भाती है। तब सर बोलते हैं कि अब लास्ट ऑप्शन है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये तुम देख लो, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हिडन पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट रिक्रूट्स फ्यूचर सब्जेक्ट्स, ये चेन रेफरल है, ठीक है। अभी जो सब्जेक्ट है वो फ्यूचर रेफरल, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ठीक है। ये चेन की तरह काम करता है, ठीक है। यूजफुल फॉर हिडन पॉपुलेशन, नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। यूजफुल है किसके लिए? हिडन पॉपुलेशन के लिए। हाँ, तो मेरी फ्रेंड को समझ आ जाता है कि उसको स्नोबॉल सैम्पलिंग लेनी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। डन। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होता है? की डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी कैन कैलकुलेट सैम्पलिंग एरर, जनरलाइजेबल, और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? कैन नॉट कैलकुलेट एरर एंड नॉट जनरलाइजेबल बट यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, नेक्स्ट सैंपल साइज फॉर्मूला है, ठीक है। सैंपल साइज फॉर्मूला जो है ये बेसिकली ये इसका फॉर्मूला है n इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू पी इंटू क्यू बाई ई स्क्वायर, ठीक है। मतलब z जो है वो क्या है? z है कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल। p क्या है? एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन। q क्या है? q जो है 1 माइनस p है, ठीक है, 1 माइनस एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन कह सकते हो। फिर e क्या है? मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ आ गया तो सैम्पलिंग साइज फॉर्मूला ये लगा देना है। एक एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने ले रखा है कि फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अगर मान लो सैंपल मतलब अगर इस फॉर्मूला को मैं पूछे, इसमें क्या पूछ रहा है बेसिकली कि एग्जाम में मान लो पूछ दे कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 5% मार्जिन ऑफ एरर के लिए मिनिमम सैंपल कितना होगा, तो ये इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं मिनिमम सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डाटा कलेक्शन मेथड। डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। मतलब
डाटा कलेक्ट करने के दो मेन तरीके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो है अपने आप कलेक्ट करो और सेकेंडरी जो है ऑलरेडी अवेलेबल डाटा यूज करो, ठीक है। और एक और मतलब इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन इसमें जानने की जरूरत है, वो है शेड्यूल वर्सेस क्वेश्चन आर, ठीक है। शेड्यूल वर्सेस क्वेश्चन आर, ये जो है मतलब हमेशा एग्जाम में आता है, शेड्यूल वर्सेस क्वेश्चन आर। तो शेड्यूल क्या है, जो रिसर्चर भरता है, ठीक है। शेड्यूल जो है वो रिसर्चर भरता है। ये मान लो क्वेश्चन दे दिया कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, आप कितनी इनकम है आपकी, ये सब पूछने के लिए इसने शेड्यूल बना दिया, ठीक है। और जो क्वेश्चनार है वो क्या होता है, रिस्पोंडेंट खुद भरता है, जो जिसका वो इंटरव्यू जिसको वो दे रहा है, जिसका सैंपल या इंटरव्यू ले रहा है, वो रिस्पोंडेंट खुद अपना सारे डिटेल भरता है। और इसमें बस एक क्राइटेरिया है कि उसमें नीड्स लिटरेसी, और ये चीपर होता है, ठीक। ये है क्वेश्चन आर वर्सेस शेड्यूल वर्सेस क्वेश्चन आर। और प्राइमरी सेकेंडरी में ऐसा कुछ जानने लायक नहीं है, हम सबको पता है प्राइमरी जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, सेकेंडरी जो है वो चीप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें तो प्राइमरी क्या क्या है, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये प्राइमरी डाटा है। और ये सेंसस डाटा, पब्लिश रिपोर्ट, जनरल रिकॉर्ड, अगर हम ये सब यूज करते हैं तो ये सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। चलो, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, क्वेश्चन आर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये सारे। और शेड्यूल वर्सेस क्वेश्चन आर, कंटेंट एनालिसिस के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मेजरमेंट एंड स्केल्स पे, ठीक है। मेजरमेंट एंड स्केल्स मैं सोच रही हूँ कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मतलब अच्छे से बता दूँ, छोटा छोटा टॉपिक, बट फिर भी यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं। तो चार जो एस स्टीवेंस है 1946 में, उन्होंने ये दिया था, ये एक बार आया था क्वेश्चन कि लेवल ऑफ मेजरमेंट किसने दिया, तो एस स्टीवेंस ने, ठीक है, 1946 में। तो इसमें जो है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, चार जो है ये स्केल्स हैं, ठीक है। नॉमिनल जो है नेम देना, ठीक है, सिर्फ लेबल, कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई जीरो नहीं, ठीक है, ये सिर्फ इसमें नेम देना होता है। जैसे कि इसका स्टेटिस्टिक में क्या यूज है, नॉमिनल स्केल का मोड, फ्रीक्वेंसी और काई स्क्वायर में, ठीक है। जैसे नॉमिनल स्केल में मीन्स जेंडर, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसमें बस नेम मतलब नंबर एज ए लेबल, ठीक है, कोई ऑर्डर और डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करें ऑर्डिनल की, ऑर्डिनल जो है, ऑर्डिनल क्या है, रैंक है पर गैप्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। रैंक आइटम को करते हैं पर जो गैप्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये किसमें स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, मीडियन, स्पेसमैन कोरिलेशन एंड मैन विटनी में, ठीक है। अगर एक बात करें तो लिग्जट स्केल भी जो है वो ऑर्डिनल स्केल ही है एक तरह का, ठीक है। मतलब लिग्जट स्केल भी ऑर्डिनल ही है, ठीक। इंटरवल स्केल क्या होता है, तो इंटरवल स्केल जो होता है कि इक्वल इंटरवल्स होते हैं, नो ट्रू जीरो पॉइंट, रेशियोज नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। फॉर एग्जांपल में अगर देखें तो इंटरवल स्केल में टेम्परेचर, आईक्यू स्कोर्स, कैलेंडर ईयर्स, पीएच स्केल, ये सब इसके एग्जांपल है। स्टैटिस्टिक्स में इंटरवल स्केल कहाँ यूज होता है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पियर्सन आर, टी टेस्ट एंड अनोवा में, ठीक। रेशियो स्केल जो है वो ट्रू, जीरो प्लस इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशनल मीनिंगफुल, ठीक है। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब रेशियो स्केल बेसिकली सब कुछ कर सकता है, ठीक है, हाइट, वेट, इनकम, ठीक है, ये सब जो है रेशियो स्केल में आ जाता है, ठीक है। ऑल स्टेटिस्टिक इंक्लूडिंग सीवी एंड ज्योमेट्रिक मीन भी, ठीक है। तो अगर बात करें NOIR ट्रिक मतलब नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ठीक है। तो जो रेशियो होता है सबसे बड़ा होता है, देखो ये नॉमिनल हुआ, नॉमिनल के बाद जो है ऑर्डिनल होगा, ऑर्डिनल के बाद जो है इंटरवल होगा, इंटरवल के बाद रेशियो होगा। और नॉमिनल का जो फीचर होगा ऑर्डिनल में ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा, ऑर्डिनल का जो फीचर होगा इंटरवल में, और इंटरवल का जो फीचर होगा वो रेशियो में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एडिशन होते जाएंगे और फीचर्स के, ठीक, डन। अब आते हैं लिग्जट स्केल, थ्रस्ट स्केल, गुएटमैन स्केल एंड जो है सेमेंटिक डिफरेंशियल एंड बॉगरेडस सोशल डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यार अभी ये जो है ना इसको इस नॉमिनल और ये जो स्केल्स हैं, ठीक है, मेजरमेंट एंड स्केल्स एंड ये जो लिग्जट स्केल और ये थ्रस्टस्टोन और गुएटमैन स्केल है, ये सारे मैं सोच रही हूँ मैं एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना के बता दूँ जिससे कि ये थोड़ी अच्छे से वो समझ आ जाए, ठीक है।
डिटेल में आगे हम इसको और स्टडी कर लेते हैं। बस ये यहाँ से ये देख लो कंटिन्यूटी के लिए कि लिग्जट स्केल जो है रेनिस लिग्जट ने दी थी 1932 में, थ्रस्टस्कोन एल थ्रस्टोन ने 1928 में दी थी, गुएटमान लुइस गुएटमान ने, सेमेंटिक डिफरेंशियल ऑसगुट ईएटेल ने 1957 में, एंड बॉगरेडस सोशल डिस्टेंस बॉगरेडस ने 1925 में दी थी। ठीक है, लिग्जट जो है एक 5 पॉइंट स्केल है, 5 पॉइंट और 7 पॉइंट स्केल है। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली स्ट्रांगली अग्री एंड डिसअग्री। ठीक है, एक तरह का ये लिग्जट स्केल इस तरह होता है, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, 5 पॉइंट आप दो, अगर अग्री हो तो, डिसअग्री हो तो लेस कर दो। ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक है, सबसे पॉपुलर रेटिंग स्केल है। ठीक है, थ्रस्टोन में है इक्वल अपियरिंग इंटरवल्स। ठीक है, इक्वल अपियरिंग इंटरवल्स होते हैं, जजेस जो है रेट करते हैं। ठीक, जजेस इसको रेट करते हैं। ठीक है, ये लिग्जट से पुराना है थ्रस्टोन स्केल। ठीक है, अगर बात करें गुटमान स्केल तो ये कम्युलेटिव स्केल है एक तरह का। ठीक है, कम्युलेटिव स्केल मतलब आइटम ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अगर 5 पे अग्री किया तो 1 4 पे भी अग्री है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्केलोग्राम एनालिसिस। ठीक, अब इसके बाद सेमेंटिक डिफरेंशियल की बात करें तो बाइपोलर एडजेक्टिव मींस कि गुड है या बैड है, गुड है या बैड है, स्ट्रांग है या वीक है, दो लेके चलते, गुड है या बैड है, स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि बोर्गडस में, मतलब बोर्गडस एक सोशल डिस्टेंस स्केल है। ठीक है, कितनी नजदीकी चाहते हो डिफरेंट ग्रुप से। ठीक है, मैरिज से एग्जाइल तक एक तरह का एग्जाम्पल है। इसको बाकी और मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगी एग्जाम्पल रियल लाइफ लेके, क्योंकि मुझे पता है ये जो स्केल्स मेजरमेंट एंड स्केल एंड ये जो है ये अच्छे से समझ नहीं आया होगा। लेट्स डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। तो डाटा एनालिसिस में दो मेन चीजें याद करनी है, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, पैरामीट्रिक जो होता है देखो डाटा एनालिसिस में पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक याद करनी है। पहले तो ये भी देख लो डाटा एनालिसिस में क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव क्या होता है। तो बेसिकली क्वांटिटिव मतलब जो क्वांटिटिव डाटा एनालिसिस होगा वो किससे कैलकुलेट होगा, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्राफ्स, इससे। ठीक है, समराइज और डिस्क्राइब करता है डाटा सॉरी क्वांटिटिव डाटा एनालिसिस में भी मैंने वो क्या बताया, ये क्वांटिटिव होता है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 या जो भी क्वांटिटिव के टर्म में ये और जो क्वालिटेटिव होता है वो फीलिंग और ये इंक्लूड करता है। क्वांटिटिव में भी टाइप होता है कि ये डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल, पैरामीट्रिक एंड इन्फ्रेंशियल, नॉन पैरामीट्रिक एंड मल्टीवेरिएट। ठीक है, तो अगर बात करें पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक की, ठीक है, तो पैरामीट्रिक जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करता है। ठीक है, पैरामीट्रिक जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करता है, जैसे कि इंटरवल रेशियो डाटा, मतलब इंटरवल रेशियो डाटा के लिए टी टेस्ट, अनोवा, पियर्सन आर। ठीक है, तो जो ये पैरामीट्रिक है वो क्या करता है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करता है उसके लिए इंटरवल और रेशियो डाटा के लिए। ठीक है, और इंटरवल या रेशियो मान लेते हैं, और जो डाटा के लिए वो टी टेस्ट, अनोवा, पियर्सन आर। ठीक है, डाटा के लिए हम ये सब यूज करते हैं। ठीक, अगर बात करें नॉन पैरामेट्रिक तो कोई एजप्शन नहीं, नॉन पैरामेट्रिक के यूज करता है। ठीक है, ये नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि काई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड, ठीक है, स्पीयर्स में। ठीक है, ये सारे चीजें जो हैं नॉन पैरामेट्रिक में आती है। अब मल्टीवेरिएट में मल्टीपल रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, एमनोवा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में मतलब समराइज एंड डिस्क्राइब डाटा इसके थ्रू। ठीक, ये हो गया क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव में थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस एंड ग्राउंडेड थ्योरी एंड ट्रायंगुलेशन। ठीक है, अच्छा मैंने ना एक और चीज आपको यहाँ नहीं बताई है, वो मैं बता देती हूँ। ये जो है टेस्ट के बारे में। ठीक है, टेस्ट मैंने नहीं बताया ना। ठीक है, ये मैंने बस टेस्ट के नाम लिख दिए ना। देखो, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट जो होता है ये दो ग्रुप को कंपेयर करता है। ठीक है, दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी टेस्ट। ठीक है, टू ग्रुप्स कंपेयर इन टी टेस्ट। ठीक है, पेयर टी टेस्ट क्या होता है, पेयर टी टेस्ट जो होता है सेम ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, पेयर टी टेस्ट सेम ग्रुप को। ठीक है, पेयर टी टेस्ट सेम ग्रुप को। ठीक है, काई जो
अनोवा, अनोवा जो अनोवा और एफ टेस्ट दोनों ही, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट रब करती हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने टी टेस्ट देखा किसके लिए यूज होता है, दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और पेयर टी टेस्ट सेम ग्रुप को कंपेयर करने के लिए। अनोवा एंड एफ टेस्ट ये बोथ जो यूज होते हैं 3+ ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, 3+ ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। काई स्क्वायर, जो काई स्क्वायर है, ये काई स्क्वायर है, ये जो है कैटेगोरियल डाटा से एसोसिएटेड, कैटेगोरियल डाटा से, ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा से, ठीक है, जिसमें क्वांटिटिव क्वालिटेटिव दोनों ही आते हैं, कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है। स्पियर्समैन कोरिलेशन जो है ये किसके लिए यूज होता है, स्पियर्समैन कोरिलेशन ऑर्डिनल डाटा के लिए यूज करते हैं हम लोग। ऑर्डिनल अगर डाटा है तो स्पेसमैन रो यूज करते हैं, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करें पैरामेट्रिक टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन, ठीक है। मैन यूटनी यू किस लिए यूज करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए और नॉन पैरामेट्रिक के लिए, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक वर्जन के लिए मैन यूटनी यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करें पैरामेट्रिक अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन के लिए हम यूज करते हैं क्रूस्कल वालिस टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन के लिए क्रूस्कल वालिस का, अगर किसी को इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए कि ये सारे टेस्ट का, जो कि इतना पेपर 1 में काम नहीं है, बट इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स का तो ये पूरा टेस्ट पे ही है, अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं एक बना सकती हूँ 10 to 20 मिनट्स का, ठीक है। तो 3 चीजें हैं जिसको मुझे डिटेल में बनानी है, ठीक है। यहाँ मैंने बस ग्लिम्स दिया है कंटिन्यूएशन के लिए। अब इसके बाद करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की बात, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस हमें पता ही चल गया कि थीमेटिक एनालिसिस ब्राउन क्लार्क ने 2006 में दी है, कंटेंट एनालिसिस बर्सनल ने 1952 में दी है, ग्राउंडेड थ्योरी हमने ऊपर भी पढ़ी है, ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने 1967 में दी है, ठीक है। थीमेटिक एनालिसिस मतलब आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना एंड रिपोर्टिंग थीम्स विद इन क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस में कोडिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। ग्राउंडेड थ्योरी मीन्स जनरेटिंग थ्योरी फ्रॉम डाटा थ्रू कांस्टेंट कंपैरिजन एंड कोडिंग, मतलब थ्योरी जनरेट करना डाटा से कांस्टेंट कंपैरिजन एंड कोडिंग से, ये है ग्राउंडेड थ्योरी। ट्रायंगुलेशन मीन्स यूजिंग मल्टीपल मेथड टू सोर्सेज टू वैलिडेट फाइंडिंग्स, हम मल्टीपल मेथड यूज करते हैं टू वैलिडेट फाइंडिंग्स, ठीक है। चलो अब हम आते हैं रिपोर्ट राइटिंग एंड थीसिस राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग एंड थीसिस राइटिंग, थीसिस स्ट्रक्चर याद करो, ठीक है, वो क्या है। अगर मान लो ILMAC, ठीक है, ILMC एक सेंटेंस है, ठीक है। ILMC मतलब क्या, आई लव माई एकेडमिक करियर, ठीक है, आई लव माई एकेडमिक करियर। ये इस तरह से तुम अपना रिपोर्ट राइटिंग और थीसिस का याद कर सकते हो। वो क्या, ILMAC आई लव माई एकेडमिक करियर, आई मीन्स रिपोर्ट राइटिंग के लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। L मीन्स लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, एंड M मीन्स methodology, methodology, A मीन्स analysis एंड C मीन्स कंक्लूजन, ठीक है। बस यही होता है एक थीसिस का स्ट्रक्चरल। पहले आता है प्रिलिमिनरी पेज, ठीक है, फिर प्रिलिमिनरी पेज आता है, इसमें होता है टाइटल पेज, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, फिगर, अब्स्ट्रैक्ट्स एंड सिनॉप्सिस, ठीक है। और फिर देखो प्रिलिमिनरी पेज पहले आता है, टाइटल, डिक्लेरेशन, एब्स्ट्रैक्ट, फिर 5 चैप्टर्स, फिर रेफरेंस और अपेंडिसेस आते हैं, ठीक है, समझे नहीं। देखो इन द सेंस कि पहले ये प्रिलिमिनरी पेज आएगा, फिर मैंने क्या बताया, ILMAC जो कीवर्ड बताया, आई लव माई एकेडमिक करियर, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन पहला है, ठीक, ये हियर इंट्रोडक्शन, दूसरा में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर ए से क्या आएगा, ए से आपका आएगा डाटा एनालिसिस, एंड एस से क्या आएगा, एस या सी से जो है कंक्लूजन, समरी एंड कंक्लूजन, एंड लास्ट में आएगा रेफरेंस पेजेस, ठीक है।
अंडरस्टूड। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि प्रपोजल कैसे बनाएंगे आप, प्रिलिमिनरी पेजेस के बाद सब मोस्टली वही चीज़ है सारी, ठीक है।